शांति का जाल और आत्मा का बदला। जैसे ही सूर्य अस्त की ओर बढ़ा, विवेक अपनी पुरानी जीप को शहर की ओर पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। जीप की खड़खड़ाहट और इंजन की गूंज में एक अदृश्य तनाव था जो उसके अंदर की उथल पुथल को दर्शाता था। पीछे की सीट पर रामू काका सदमे में थे। उनकी आंखों में घबराहट की परछाई थी, लेकिन विवेक के दृढ़ चेहरे ने उन्हें थोड़ी राहत दी। विवेक ने अपने घर जाने का इरादा त्याग कर शहर से दूर एक परित्यक्त वेयर हाउस की ओर रुख किया, जहां उसने कभी पुलिस ट्रेनिंग के दौरान छिपने के गुर सीखे थे। वेयर हाउस पहुंचकर विवेक ने रामू काका को शांत करने का प्रयास किया। रामू काका, अब आप सुरक्षित हैं। वह अंगूठी, आपकी गवाही, ये सब करण सिंह को सजा दिलाने के लिए काफी है। लेकिन अगर मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया तो वह अपने संपर्क का इस्तेमाल करके सब कुछ रफा दफा कर देगा। मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। विवेक ने अपने साथी महेश को कॉल किया। अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए उसने सब कुछ बताया। करण सिंह का नाम, रागिनी की सच्चाई और अमन की हत्या। महेश, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, पर तुम्हें करना होगा। करण सिंह ने रागिनी को मारा और रागिनी की आत्मा ने अमन को। वह आत्मा अब न्याय चाहती है और मैं उसे न्याय दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गवाह सुरक्षा और गिरफ्तारी वारंट तैयार रखो, लेकिन वारंट तभी जारी करना जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं। रामू काका को वेयर हाउस में छिपाने के बाद विवेक ने करण सिंह का सामना करने के लिए निकल पड़े। करण सिंह का सामना विवेक करण सिंह के आलीशान बंगले पर पहुंचे। बंगले के दरवाजे पर भारी सुरक्षा थी, लेकिन विवेक ने अपनी पुरानी पहचान का इस्तेमाल करते हुए अंदर प्रवेश किया। करण सिंह अपने पुस्तकालय में बैठे विस्की पी रहे थे, शांत और आत्मविश्वासी। ओह इंस्पेक्टर विवेक, या कहूँ पूर्व इंस्पेक्टर विवेक, सुना है डर के मारे नौकरी छोड़ दी। तुम्हें अभी भी क्या लगता है सफेद साड़ी वाली आत्मा सच थी? करण सिंह ने उपहास किया। सफेद साड़ी सच थी करण सिंह, लेकिन मैं अब आत्मा से नहीं, आपसे बात करने आया, विवेक ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। करण सिंह हंसते हुए बोले, 18 साल पुरानी एक दुर्घटना, तुम पागल हो चुके हो। विवेक ने मेज पर रागिनी की फाइल और रामू काका के पास से मिली अंगूठी फेंक दी। ये दुर्घटना नहीं थी, ये हत्या थी। और ये अंगूठी, तुम्हारी पारिवारिक मुहर, झूठ नहीं बोलती। ये रागिनी की छाती पर लगी थी और कल रात ये रामू काका के पास से मिली। तुमने अमन को नहीं बचाया करण सिंह, तुम उसे रास्ता दिखा रहे थे ताकि वह तुम्हारी जगह ले सके, लेकिन रागिनी की आत्मा ने उसे पहचान लिया। करण सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में गुस्से और घबराहट का मिश्रण था। तुम उसे ढूंढ नहीं सकते थे। मैंने उस बूढ़े को खत्म कर दिया था। तुम उसे खत्म नहीं कर पाए और अब वह गवाही देगा। तुम्हारी सारी दौलत और ताकत इस बार तुम्हें नहीं बचा पाएगी, विवेक ने दृढ़ता से कहा। करण सिंह ने विवेक की ओर लपकने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जैसे मैंने इस लड़की को किया था। वह बीच रास्ते में खड़ी थी। विवेक ने अपने हाथ में छिपाकर रखा रिकॉर्डर दबा दिया, जो करण सिंह का सारा इकबालिया बयान रिकॉर्ड कर चुका था। गेम ओवर करण सिंह, विवेक ने कहा, सिग्नल भेजने के लिए अपने फोन की ओर इशारा करते हुए। तभी कमरे की रोशनी झपकने लगी। कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि विवेक के मुंह से भाप निकलने लगी। विस्की के गिलास में बर्फ तेजी से जम गई। करण सिंह डर से चिल्ला उठे। उनकी नजर विवेक के पीछे विशालकाय पुस्तकालय के अंधेरे कोने पर गई। वहां हवा में तैरती हुई सफेद साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि भयानक प्रतिशोध की मुस्कान थी। ये रागिनी है करण सिंह, जिसे तुमने अनदेखा किया था, विवेक ने कहा अपनी आवाज में भरोसा भरते हुए। आत्मा ने कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसकी आंखें सीधी करण सिंह को घूर रही थी। रागिनी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। करण सिंह घबराकर पीछे हटे और उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुस्तकालय की एक बड़ी शेल्फ, जिस पर सदियों पुरानी भारी किताबें रखी थी, अचानक और अकारण बीच से टूट गई। हजारों किलो वजन की किताबें और लकड़ी का ढेर सीधे करण सिंह पर गिरा। चीखों की आवाज किताबों के नीचे दब गई। कुछ ही सेकंड में पुलिस सायरन की आवाज बंगले के गेट से सुनाई देने लगी। महेश और पुलिस बल तेजी से अंदर दाखिल हुए। विवेक ने देखा रागिनी की आत्मा अब शेल्फ के ऊपर खड़ी थी। उसने विवेक की ओर देखा। उसकी भयानक मुस्कान अब शांत और संतोष से भरी थी। फिर कमरे की रोशनी वापस सामान्य हुई
तापमान बढ़ा और आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। करण सिंह को भारी मलबे के नीचे से निकाला गया। वह बुरी तरह से जख्मी थे पर जिंदा थे। विवेक ने रिकॉर्डर पुलिस को सौंपा। रागिनी को न्याय मिल चुका था, भले ही आधा न्याय प्रकृति ने और आधा विवेक ने किया था। विवेक ने महेश से रामू काका को पुलिस सुरक्षा देने को कहा। बाहर निकलते समय विवेक ने अपने हाथ में पड़ी अंगूठी को देखा। अब यह सिर्फ एक सबूत नहीं था, यह एक याद थी कि उन्होंने सही काम किया था। उन्होंने शहर की सीमा पर ड्राइव किया और अपनी जीप रोकी। उन्हें अब रात के अंधेरे से कोई डर नहीं लग रहा था। मैं एक बार फिर से इंस्पेक्टर हूँ, विवेक ने कहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। यह कहानी रागिनी की आत्मा के न्याय के साथ समाप्त होती है और विवेक का मानसिक स्थिरता वापस आ जाती है।